Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I'm going to teach you non-cyclic phosphorylation, जिसे Z scheme या non-cyclic photophosphorilation भी कहते हैं. Dear students, असल में ये photosynthesis का फर्स्ट फेज है जिसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं. याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस के दो फेज हैं. फर्स्ट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसमें ATP और NADPH2 बनाने के बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के बाद ग्लूकोज की सिंथेसिस की जाती है. तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसे हम जी स्कीम कहते हैं, इसमें चूंकि लाइट इन्वॉल्व है और प्लांट के अंदर लाइट को ट्रैप करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. अगर आपको याद हो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थे जिन्हें हम थैलाकॉइड कहते थे. इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ पिगमेंट जिनमें क्लोरोफिल्स, उसके बाद कैरोटिनॉइड्स इस तरह क्लस्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ये डियर स्टूडेंट्स हम फोटो सिस्टम की डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है दिस इज कॉल्ड फोटो सिस्टम 2. दिस इज फोटो सिस्टम 2. याद रखिएगा इसे फोटो सिस्टम 2 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाद में डिस्कवर हुआ. फोटो सिस्टम 1 भी होता है जो पहले डिस्कवर हुआ और सेकंड इसमें बाद में डिस्कवर हुआ. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फोटो सिस्टम 2. और ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है. डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये फोटो सिस्टम सनलाइट को, लाइट रेज को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्प्शन के बाद इस फोटो सिस्टम की ऑक्सीडेशन होती है. ऑक्सीडेशन में इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है. याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ये ऑक्सीडेशन होती है. अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, हासिल किया जाता है, तो फिर इसे रिडक्शन कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऑक्सीडेशन होती है. पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा. क्योंकि इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे. जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. और इस कमी को फुलफिल करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दोबारा लाने के लिए फोटोलाइसिस होती है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा और स्प्लिट करने के बाद हाइड्रोजन आयन और इसके साथ ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे जो इलेक्ट्रॉन होल को यहाँ पर फिल कर देंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रॉन होल फिल होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले गए थे, यानी जो ऑक्सीडेशन के नतीजे में निकले थे, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाके एक खास किस्म की प्रोटीन के पास जाते हैं. इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसे PEAB हम लिखते हैं. ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और जैसे ही यहाँ पर जाते हैं इसके बाद ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक चेन के थ्रू ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते हैं. और हम ये केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जाते हैं तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं और ये एनर्जी केमियोस्मोसिस के थ्रू ATP की जनरेशन करती है. अब केमियोस्मोसिस क्या है, इसी टॉपिक के अंदर हम लास्ट में वो भी डायग्राम के जरिए डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये कैरियर मॉलिक्यूल जिसे हम प्लास्टोक्वाइनॉन कहते हैं इसके पास चले जाते हैं. दिस इज क्वाइनॉन कंटेनिंग कंपाउंड. उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास. डियर स्टूडेंट्स, ये भी आयरन कंटेनिंग कैरियर मॉलिक्यूल है. उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोसाइनिन. दिस इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन. और ये MCQ भी पूछा जाता है, प्लास्टोसाइनिन इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन. तो इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स इस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये नीचे मूव करते हैं तो इनसे एनर्जी रिलीज होती है. वो एनर्जी डियर स्टूडेंट्स क्या करेगी, यहाँ पर एक खास किस्म का प्रोसेस है जिसे हम बाद में भी डिस्कस करते हैं. इसके जरिए ATP बनाएगी और ये प्रोसेस है केमियोस्मोसिस.
दिस इज केमी ऑस्मोसिस, और केमी ऑस्मोसिस के जरिए यहां पर बनती है एटीपी। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर एक और फोटो सिस्टम एग्जिस्ट करता है। दिस इज कॉल्ड फोटो सिस्टम 1। यहां पर लिख लें, दिस इज कॉल्ड फोटो सिस्टम 1। अब चूंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए इसे फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, और ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। और इस फोटो सिस्टम के अंदर हम बिल्कुल उसी तरह पिगमेंट्स को भी ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास पिगमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, और जैसे ही इन पिगमेंट्स के ऊपर लाइट पड़ती है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होंगे, यानी इसकी भी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन होल फिल होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन होल बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन होल जो है ये पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल फिल होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन दोबारा से ऊपर की तरफ जाएंगे, और वही जो कैरियर प्रोटीन है जिसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, इसके पास डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से जाने के बाद एक और चेन के अंदर मूव करता है। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास यहां से लेके यहां तक चेन बनी है, दिस इज कॉल्ड ETC1, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1। और अब जो नेक्स्ट चेन है, दिस इज कॉल्ड ETC2, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2। यहां पर इलेक्ट्रॉन अब मूव करेंगे। इसका जो पहला कैरियर मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड FD फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन इज आयरन कंटेनिंग कैरियर मॉलिक्यूल। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। उसके बाद यहां पर एक एंजाइम होता है जिसे NADP रिडक्टेज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड NADP रिडक्टेज डियर स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते जाते हैं। जैसे जैसे ये ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते हैं, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन चला जाता है NADP के पास, और ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा, और जब इसके अंदर जाएगा तो ये इसे चेंज कर देगा इनटू द NADPH2। और डियर स्टूडेंट्स, अब इसके पास ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे कंपाउंड को ये रिड्यूस करने की सलाहियत रखेगा, यानी किसी भी दूसरे कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देगा और देने के बाद उसे रिड्यूस कर देगा। दैट्स व्हाई दिस NADPH2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये अपने अंदर रखेगा रिड्यूसिंग पावर। दिस इज कंटेन, और ये डियर स्टूडेंट्स रिड्यूसिंग पावर रखता है। अब एटीपी के अंदर एनर्जी जमा होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो इस वजह से एटीपी को हम कहते हैं ये अपने अंदर रखता है एसिमिलेटरी पावर। और ये सेपरेट से MCQ भी पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, जो एटीपी है ये एसिमिलेटरी पावर रखता है, और जो NADPH2 है ये रिड्यूसिंग पावर रखता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसके अंदर एटीपी की जनरेशन भी हो गई है और NADPH2 भी सिंथेसाइज हो गया है, और ये दोनों स्ट्रोमा के अंदर बने हैं। याद रखिएगा, ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद हो तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैं। These coil like structure are called थैलाकॉइड। और थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, यानी इस मेम्ब्रेन के अंदर डियर स्टूडेंट्स ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिनमें क्लोरोफिल A, B, कैरोटेनॉइड्स वो होते हैं। उसके बाद इसमें एक स्पेस होती है डियर स्टूडेंट, इस स्पेस को हम कहते हैं थैलाकॉइड ल्यूमन, या इसे थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस भी कहते हैं। अब इसमें हमने केमी ऑस्मोसिस को डिस्कस करना है।
कि ये सारा प्रोसेस और केमियोस्मोसिस जिसमें एटीपी बनती है उसमें ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कैसे इन्वॉल्व है, कैसे इस मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, कैसे केमियोस्मोसिस होती है और कैसे एटीपी की जनरेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या करना है, इस मेम्ब्रेन का एक क्रॉस सेक्शन देखना है, इसे मैग्नीफाई करके देखना है, इसे बड़ा करके देखना है। क्योंकि मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो हम सब जानते हैं, इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उसके बाद फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। तो सारी मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने इसमें देखना है केमियोस्मोसिस, और केमियोस्मोसिस में हमने ये बताना है कि एटीपी की जनरेशन और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो मेम्ब्रेन में कैसे एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है उसे ड्रॉ कर लें। चूंकि ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है ये चैप्टर 4 के अंदर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। फास्फोलिपिड बाइलेयर के बाद डियर स्टूडेंट्स हमने इसमें बताना है इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है फोटोसिस्टम 1, इसे हम लिख लेते हैं फोटोसिस्टम 1, यानी P1 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब फोटोसिस्टम 1 के बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन को दोबारा हम यहाँ पर इस तरह फास्फोलिपिड लेयर बनाएंगे और यहाँ पर होते हैं हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसे PA हम कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, और इसमें क्या होता है, इसमें प्लास्टोक्वाइनॉन होती है, और प्लास्टोक्वाइनॉन इस तरह सर्कल की फॉर्म में इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टोक्वाइनॉन, दिस इज कॉल्ड प्लास्टोक्वाइनॉन। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्लास्टोसाइनिन भी होती है, और ये प्लास्टोसाइनिन इस तरह साइटोक्रोम के साथ मौजूद होती है। लिपिड बाइलेयर है, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो हम लिपिड बाइलेयर को यहाँ पर ड्रॉ करते जाएंगे, क्योंकि ये सारा प्रोसेस मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पर हमारे पास ये प्लास्टोसाइनिन आ गई है, इसके बाद फोटोसिस्टम 1 होता है। 1 के बाद फिर इसमें डियर स्टूडेंट्स फेरिडॉक्सिन होती है। फेरिडॉक्सिन के बाद एक और एंजाइम है जिसे हम NADP रिडक्टेज कहते हैं, वो इसके अंदर आएगा। इसके साथ एक और एंजाइम है ATP सिंथेटेज, वो भी डियर स्टूडेंट्स इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर एक और एंजाइम है हमारे पास इस फॉर्म में, तो दिस इज कॉल्ड ATP सिंथेटेज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लें, दिस इज कॉल्ड ATP सिंथेटेज। और याद रखिएगा ये जो मेम्ब्रेन का इनसाइड है, दिस इज द स्ट्रोमा, यानी मेम्ब्रेन के इनसाइड स्ट्रोमा होता है, और दूसरी जानिब दिस इज कॉल्ड ल्यूमन। यानी इस मेम्ब्रेन को हमने मैग्नीफाई किया है, और चूंकि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, तो इस मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर होता है स्ट्रोमा, लिक्विड पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और मेम्ब्रेन की अंदर जानिब होता है ल्यूमन। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर बताई हैं। स्ट्रोमा नीचे मौजूद है, उसके बाहर डियर स्टूडेंट्स ल्यूमन मौजूद है। अब जैसे ही लाइट इस फोटोसिस्टम के ऊपर पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास, फिर उसके बाद प्लास्टोक्वाइनॉन के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास, फोटोसिस्टम 2 के पास, और फोटोसिस्टम 2 से डियर स्टूडेंट्स ये चला जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फेरिडॉक्सिन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट मूव करता रहता है तो इससे एनर्जी लेते हैं प्रोटॉन। वो प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन जो स्ट्रोमा के अंदर मौजूद हैं।
अब एनर्जी लेने के बाद ये क्या करते हैं, ये एक्टिवली यानी एनर्जी को इस्तेमाल करके साइटोक्रोम से गुजरते हैं। और साइटोक्रोम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, ये H पॉजिटिव आयन इस साइटोक्रोम से गुजरते हैं और गुजरने के बाद ये H पॉजिटिव आयन चले जाते हैं इनटू द ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन या थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस के अंदर चले जाते हैं। यानी ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पर चले जाते हैं जो पहले इस स्ट्रोमा के एरिया के अंदर मौजूद थे, उन्होंने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया एनर्जी का इस्तेमाल करके और ल्यूमन एरिया के अंदर चले गए। अब डियर स्टूडेंट्स ये हाईली एनर्जाइज्ड प्रोटॉन क्या करेंगे, एटीपी सिंथेटेज से गुजरेंगे और गुजरने के बाद दोबारा ये स्ट्रोमा के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये अपनी एनर्जी के जरिए एडीपी को इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलाएंगे और एटीपी बनाएंगे। तो एटीपी बनाने का ये प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स केमियोस्मोसिस कहलाता है। तो ये हमारे पास सारा टॉपिक था, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन और केमियोस्मोसिस। मजीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।